जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। आवो प्राण कपिहा पिया पिया कर, प्राण कपिहा पिया पिया कर, प्रीतम तुझे बुलाए। बातें फिल्मों की में जय रंगमंच के दर्शकों को प्रकाश भाटिया का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपका तारुफ उस एक्टर से कराने जा रहा हूं जो कि हमारी हिंदी फिल्मों की पहली महिला कॉमेडियन थी, जिसको हम कॉमेडियनी भी बोलते हैं। उससे पहले जितने भी कॉमेडी एक्टर्स थे वो सब पुरुष होते थे, लेकिन ये पहली महिला थी। और एक्टिंग में आने से पहले वो फिल्मों में बहुत प्रसिद्ध गायिका भी रही हैं। और उनका एक प्रसिद्ध गाना मैं आपको सुनाऊं तो आप समझ जाएंगे। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार। अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। अब समझ गया जी। मैं बात कर रहा हूँ उमा देवी खत्री की, जिसे आप और हम टुन टुन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, टुन टुन। टुन टुन यानी कि उमा देवी का जन्म अमरोहा जिले के अलीपुर गांव में 11 जून 1923 को हुआ था। ये 2.5 साल की थी कि इनके माता पिता को मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया ज़मीन के चक्कर में गांव में। इनको अपने माँ बाप की शक्ल भी याद नहीं। इनका एक बड़ा भाई था लगभग 9 वर्ष का, उसी ने इसको पालना शुरू किया। लेकिन जब ये 4-5 वर्ष के करीब हुई तो इसके भाई का भी मर्डर हो गया ज़मीन के चक्कर को लेके। फिर इसके किसी रिश्तेदार ने इनको पालना शुरू किया, नौकरानी के रूप में रखा, खाना वगैरह देते थे। लेकिन इसे गाने का बड़ा शौक़ था। ये रेडियो पे गाने सुनती रहती थी, गाती रहती थी, सुनती रहती थी, गाती रहती थी, और दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन थी। इनको अंदर से इच्छा थी मैं किसी तरह बम्बई जाके गाने गाऊं। तो किसी तरह एक दिन ये, वहाँ काफ़ी साल बीते, फिर एक दिन ये घर से भागकर बम्बई पहुँच गई और किसी से मिल मिलाकर ये सीधा नौशाद साहब के पास पहुँची और नौशाद साहब से कहने लगी, जी मुझे तो आप गाना गवाइए, नहीं तो मैं बम्बई के समुद्र में कूदकर जान दे दूँगी। नौशाद साहब भी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन उनका ऑडिशन लिया और वो ऑडिशन में वाकई पास हो गई। नौशाद साहब बड़े खुश हुए उनकी सिंगिंग से। नौशाद साहब AR कारदार के यहाँ काम करते थे, उनके स्टूडियो में। उन्होंने उनसे मिलवाया। AR कारदार भी इनके गाने सुन के बड़े खुश हुए और इनको अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे दी। शर्त ये थी कि आप हमारे यहाँ गाना गाएंगी और कहीं नहीं गाएंगी। तो ये इनके यहाँ गाना गाने का सिलसिला शुरू हुआ और एक गाने के 200 रुपये मिलते थे उस ज़माने में। ये 46 की बात है। इन्होंने पहला गाना यही गाया, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, जो कि बहुत हिट हुआ। धीरे धीरे इसने उनके कारदार साहब की कई पिक्चरों में गाने गाए और काफ़ी पॉपुलर हुए। सुरैया के साथ भी डुएट गाए और ये उस ज़माने की सिंगर सुरैया, नूरजहाँ, खुर्शीद इनके बराबरी के लेवल पे आके खड़ी हो गई और अच्छा खासा कमा रही थी, अच्छा खासा कैरियर एस्टेब्लिश था। लेकिन जब कहते हैं ना
विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपका करियर ख़त्म हो जाता है, या फिर वही भाग्य किसी तरह आके आपको घेर लेता है और आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। ऐसा हुआ कि एस वासन साउथ वाले, मद्रास के जेमिनी स्टूडियो के मालिक, जो आजकल के दर्शक हैं उनको बता दूं कि जेमिनी स्टूडियो फैमिली ड्रामास के लिए बहुत फेमस था अपने ज़माने में। उन्होंने हिंदी की वो पिक्चरें दी हैं जो बम्बई वाले भी फैमिली ड्रामास इस तरह के नहीं दे सके हैं। तो वासन साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, चंद्रलेखा, मेगा फिल्म, जिसमें एक डांसिंग सीक्वेंस है बहुत बड़ा, ड्रम्स पे लड़कियां नाच रही हैं, करीब 400-500 की कास्ट है उसमें, आर्टिस्ट हैं उसमें जो डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छी म्यूज़िकल फिल्म है। तो वो इनकी पॉपुलैरिटी से प्रभावित थे, तो इन्होंने इसे अप्रोच किया और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वहाँ के, रामा राव या राजा राव, उन्होंने इन्हें कन्विंस किया कि आप हमारी फिल्म में गाना गाइए। और इसने उस 11 गानों में से 7 गाने उसके गाए, और उस ज़माने की उस साउथ की उस पिक्चर में जो हीरोइन थी राजकुमारी, जो कि बहुत ही खूबसूरत हीरोइन थी, उसके लिए 7 गाने गाए और बड़े शानदार गाने गाए और सुपर हिट गाने गाए। वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई और ये बहुत खुश थी कि अब मेरा सिंगिंग करियर तो बिल्कुल स्थापित हो गया। लेकिन जैसे ही कारदार साहब को पता चला, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के एवज़ में इनको नौकरी से निकाल दिया और ये फिर मोहताज हो गई काम के लिए। दरअसल नौशाद साहब इसके राखी भाई थे और इसके मेंटर थे, और इसको हर बात की सलाह देते थे और ये नौशाद साहब से सलाह लेती थी। अब ये नौशाद साहब के पास पहुंची तो नौशाद साहब ने कहा, भाई अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं भी उस कंपनी में काम करता हूं, तो मैं तो गाना गवा नहीं सकता। और दूसरे, अब लता मंगेशकर, आशा भोसले और ये सब सिंगर्स आ गई हैं, उनके आगे तुम अब compete नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुम्हारा स्टाइल अब पुराना हो चुका है और ये सब नए स्टाइल के गाने गाने वाली आ गई हैं। तो लिहाजा तुम फिल्मों में एक्टिंग में जाओ और कॉमेडी करो, क्योंकि तुम्हारी डील डॉल, तुम्हारी बातचीत का तरीका, तुम हर छोटे उस पर एक पंच सी लगा देती हो, एक क्या कहते हैं कि पुछल्ला सी लगा देती हो, जिसमें लोग हंस पड़ते हैं, और तुम काफ़ी बबली भी हो, उछल कूद भी अच्छी करती हो। तो इसने भी जोश जोश में कह दिया, हाँ मैं बिल्कुल करूँगी, लेकिन मैं दिलीप कुमार के साथ ही करूँगी। अगर पहली फिल्म मेरी दिलीप कुमार के साथ हुई तो ही मैं एक्टिंग करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो अब हुआ यूँ कि नौशाद साहब दिलीप कुमार जी के बड़े अच्छे दोस्त थे। उन दिनों दिलीप कुमार जी की एक पिक्चर बन रही थी, बाबुल, तो उन्होंने दिलीप साहब से कहा। दिलीप साहब ने इनके लिए एक रोल नौशाद जी के कहने पे निकलवाया बाबुल में, और बाबुल में इन्होंने पहली बार दिलीप जी के सामने रोल किया, और इनका नाम टुनटुन दिलीप कुमार साहब ने ही रखा। इस फिल्म से ये एज ए कॉमेडी एस्टैब्लिश हो गई। उसके बाद उन्होंने न जाने कितनी फिल्में की कॉमेडी के रूप में, और कॉमेडी भी बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ। गुरुदत्त की तो प्रैक्टिकली हर पिक्चर में होती थी, आर पार में थी, CID में थी, प्यासा में थी, न जाने किन किन पिक्चरों में थी। और उस ज़माने के जितने भी सुपरहिट मेल कॉमेडियंस थे, जिसमें धूमल, सुंदर, भगवान दादा, इन सब के साथ भी इसने बहुत काम किया। आखिरकार इनकी गाड़ी चलती रही। इन्होंने 2 शादियां की थी। एक सज्जन थे जो इनको अमरोहा से जानते थे, कहीं एक्साइज में इंस्पेक्टर वगैरह थे, उन्होंने इन्हें इनकरेज किया था। तो वो बाद में पार्टीशन के टाइम तो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन फिर उनका वहाँ मन नहीं लगा, वो वापस आए और फिर इन दोनों ने आपस में बम्बई में शादी की। इस बीच एक और सज्जन भी आए थे जो इनके बहुत बड़े फ़ैन थे। उस गाने के बाद अफसाना लिख रही हूँ, उनके साथ भी उन्होंने शादी की थी।
दोनों से मिलके इनको 6 बच्चे भी हैं। पर ज़िंदगी बहुत खुशमिजाज तरीके से जी, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नाम नहीं कमाया जो सिंगिंग में वो कमा चुकी थी। ये मेरे ख्याल से बस एक किसी तरह इनकी जो लिमिटेशंस थी उस लिमिटेशन में रह के वे काम करती रहीं। शायद इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसलिए इनको काम मिलता रहता था। लेकिन गुरुदत्त जी के जाने के बाद इनको काफ़ी अफसोस भी हुआ और उतना काम फिर बीच में मिलना, क्यों गुरुदत्त जी जो भी फिल्म बनाते थे इन्हें रखते थे। लेकिन जीवन तो आखिरकार जीवन है, फिर काम मिलना इनको बंद हो गया। फिर घर बैठी रहीं, फिर किसी ने कभी कोई काम दे दिया, लेकिन फिर इनसिग्निफिकेंट, यूजुअली इनका काम इनसिग्निफिकेंट ही था कॉमेडी के रूप में भी, कोई इतना मेजर नहीं था। मेजर भी मेल को ही ज़्यादा होता था। अगर ये सुंदर की पत्नी बनती हैं तो सुंदर को डायलॉग ज़्यादा होते थे, ये सिर्फ दरवाजे में फंस गई, खिड़की में फंस गई, हाथ से थाली गिर गई, इस तरह की चीज़ें करती थी। या कुछ पिक्चरों में ओम प्रकाश के सामने भी आई, वहाँ भी इसी तरह की हरकतें थी। लेकिन उसके बाद भी वो पॉपुलर बहुत थी, शायद उनकी नाम की वजह से पॉपुलर थी। आज भी देखिए कि लोग किसी भी मोटी को देख लेते हैं, उसे टुन टुन बोलने लगते हैं। अब इनकी देखा देखी प्रीति गांगुली ने भी अपना मोटापा रखा था और काम उनको कॉमेडी का मिलने लगा। गुड्डी मारुति जो मारुति एक कॉमेडियन थे, उनकी बेटी, उसने भी अपने मोटापे से काम लिया। लेकिन ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या कॉमेडी करने के लिए मजाक ही उड़ाया जाना है, एक मोटी है या मोटा है। पोल्सन भी हुआ करते थे, राम अवतार हुआ करते थे, ये सब मोटे थे। सब मोटे थे इसलिए क्या मोटा होना उनकी मजाक उड़ाना है? ये जो सोच है थोड़ी गलत है कि मोटापे का मजाक उड़ा के आप कुछ हंसी करवा रहे हैं, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर ये बीमार रहने लगी और अंततः ये 24 नवंबर 2003 में संसार को छोड़ के चली। लेकिन बहुत हंसमुख थी, कष्ट में भी हंसमुख थी, अपने गानों को हमेशा याद रखती थी और बातचीत करने में बहुत बेबाकी से बात करती थी। तो ऐसे बेबाक कलाकार को मेरी नमस्ते, सलाम कि एक अच्छा खासा कैरियर अचानक ख़त्म हो जाता है, दूसरा कैरियर चुनती हैं और उसमें लगभग 40 साल तक चलती हैं। ये कोई कम बात नहीं है, एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कहीं बैठ जाएं कि मेरा काम अब कैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद भी देखिए, एक फ्लरिशिंग म्यूज़िक करियर ख़त्म होने के बाद इनका फिल्मी करियर आगे चला और अच्छी तरह चला। ठीक है, बहुत ऊंचाइयों को नहीं छुआ म्यूज़िक में, जो उस युग में उन्होंने ऊंचाई छुई वो अपने फिल्मी एक्टिंग के करियर में वो ऊंचाई नहीं छू सकी। तो बातें फिल्मों की में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और कलाकार से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रंगमंच।